क्या आपका फोकस स्टेट यूपी है और आप नोटिफिकेशन आने का इंतजार कर रहे हैं, तो आप सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रतिभा चौहान हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूपी सिविल जज एग्जाम के पैटर्न की, क्वेश्चन पेपर की, और हम उसे कैसे क्रैक कर सकते हैं, कैसे उसकी तैयारी कर सकते हैं, उससे रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले ये त्रिस्तरीय प्रतियोगिता होती है, प्री मेंस इंटरव्यू होता है। हम सबसे पहले बात करेंगे प्री की। प्री में आपके दो पेपर होते हैं। पहला पेपर जीएस का होता है जो 150 क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर और 150 नंबर का ही होता है। दूसरा पेपर जो होता है वो आपका लॉ का होता है। लॉ में 150 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो आपके होगा 300 नंबर का, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। लेकिन अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मेन हर्डल की, जो कि है आपकी नेगेटिव मार्किंग, और वो पिछले साल से ही इंट्रोड्यूस हुई है। पहले ही कट ऑफ जो है 400 में से 300 प्लस 150, 450 जो क्वेश्चन 450 का पेपर होता था, उसमें से पहले कट ऑफ जाती थी लगभग लगभग 270, 75, कभी 80, 265 इस तरह की कट ऑफ जाती थी। लेकिन जब पिछले साल इंट्रोड्यूस हुआ नेगेटिव पैटर्न और उसके बाद आई बम्पर वैकेंसी, तो क्या हुआ, दिक्कत ये हो सॉरी क्या हुई कि वैकेंसी की वजह से और नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपकी कट ऑफ हो गई कम। कट ऑफ कम होने से ये था, गर्ल्स की कट ऑफ थी 208 और बॉयज की कट ऑफ थी 212 या 15 के आसपास। ठीक है, इतनी कट ऑफ थी बॉयज की। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कैसे क्रैक करना है। ठीक है, कुछ बच्चों के मान में, अच्छा मैं यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि दोनों लैंग्वेज में पेपर होता है। एक तरफ इंग्लिश लिखी होती है, एक तरफ हिंदी लिखी होती है। तो जो बच्चों को हिंदी इंग्लिश का ये है कि हम थोड़ा हिंदी में भी देख लेते हैं, तो कोई दिक्कत, घबराने की दिक्कत नहीं है, दोनों लैंग्वेज में पेपर आएगा आपका। ओके, अब हम बात कर लेते हैं पैटर्न की। तो यहाँ पर जो है आप याद रखिएगा, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं एविडेंस, सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट, टॉट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एंड टीपीए, ये लगभग लगभग 7 सब्जेक्ट इस तरह के हैं जो पूरे इंडिया के हर स्टेट के एग्जाम में आते हैं। कुछ इनमें ऐड और कर देते हैं, कुछ इनमें से कम कर देते हैं, सिंपल सी बात इतनी है। लेकिन हर स्टेट की कट ऑफ अलग होती है, हर स्टेट का क्वेश्चन पेपर अलग होता है। ऐसा क्यों? सब्जेक्ट तो एक ही है, बैराक्ट एक ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर किसी स्टेट के पूछने की जो क्वेश्चन की स्पिरिट है वो बिल्कुल अलग होती है, पूछने की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होती है। अगर आपने अपने एग्जाम को अच्छे से नहीं जाना है तो आप गड़बड़ कर बैठेंगे। ठीक है, एग्जाम की तैयारी करने से पहले, सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले जरूरी है कि आप उस एग्जाम के पैटर्न को जाने। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से ये पेपर आता है। तो उसमें सब्जेक्ट जो है, लॉ पेपर, जीएस की बात मैं यहाँ नहीं करूंगी, जीएस हमारे सर करवाते हैं। और लॉ में जो हम बात करते हैं, टोटल 10 सब्जेक्ट आएंगे, उसमें 9 लॉ के होंगे, एक आपका जो होगा वो होगा करंट अफेयर से रिलेटेड। लेकिन आप जब जीएस प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी आपका तैयार हो जाएगा। तो जो 9 सब्जेक्ट है वो आपके होंगे एविडेंस, सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, जूरिस्प्रूडेंस एंड इन कॉमर्शियल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपके 9 सब्जेक्ट्स होंगे। इन 9 सब्जेक्ट के अलावा आपको 150 जो क्वेश्चन पेपर, 150 नंबर का जो पेपर है, उसमें आप 10 को भाग दे लीजिए, इतना आपका आ जाएगा मोटा मोटा कि 15 नंबर का एक सब्जेक्ट आता है। क्योंकि इसमें कोई ऐसा स्टेट की तरफ से फिक्स नहीं है, जैसा एमपी में है कि कॉन्स्टिट्यूशन 10 नंबर का आएगा, एविडेंस 15 नंबर का आएगा। इस तरह यूपी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वहां पर सिंपल दिया हुआ 150 क्वेश्चन एंड 300 नंबर। ओके, तो आपने अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लिया, 15 क्वेश्चन मान के एक एवरेज चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो उसमें क्या होता है कि मिक्स्ड अप क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बेस्ड भी होते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं, नेगेटिव क्वेश्चन भी होते हैं, केस लॉ बेस्ड भी होते हैं, डॉक्ट्राइन भी होते हैं। बहुत अच्छा पेपर सेट होता है, पूरा मिक्सअप होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पिछले साल का करके चले जाओ हमारा हो जाएगा, नहीं। अब वो थ्योरी चेंज हो चुकी है, माइंडसेट चेंज हो चुका है, उन्हें भी पता लग गया है कि आप डिकोड करने लग गए उनका एग्जाम पैटर्न। ठीक है, आप उनका एल्गोरिदम समझ गए। तो जब उन्होंने समझ लिया कि आप उनकी चालाकी समझ गए, तो वो भी समझ गए और उन्होंने क्या किया, अपना पैटर्न चेंज कर दिया। पिछले साल जिन्होंने पेपर दिया था वो जानते हैं उसमें जस्टिस, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, उनका एसेंट जजमेंट और डिसेंट जजमेंट किसका था वो भी पूछा हुआ था, जस्टिस के नेम भी पूछे हुए थे। तो अब वो पैटर्न नहीं रहा कि रट लिया और काम चल गया, पिछले साल के पेपर लगा लिया और काम चल गया। हाँ, हेल्प मिल जाएगी बट काम नहीं चलने वाला है। तो आपको पूरी कंप्लीट स्टडी करनी ही पड़ेगी। ये तो हुई एग्जाम पैटर्न की बात। अब हम तैयारी की बात कर लेते हैं। तो जनवरी में उसका कैलेंडर आने की पूरी पूरी संभावना है। कैलेंडर आएगा, उसमें वैकेंसी का नोटिस दिया हुआ कि कब हो सकती है सिविल जज की प्रतियोगिता परीक्षा। और उसके बाद मैं बात करती हूँ कि इसकी फुल फ्लेज, मान लीजिए अप्रूव हो गई वैकेंसी भी और आ गया नोटिफिकेशन, फॉर्म वॉर्म भरवा लिए, कितना भी जल्दी करेंगे, कितनी भी जल्दी करेंगे, तो मई फर्स्ट वीक से पहले ये आपका एग्जाम नहीं हो सकता। मई की अगर हम बात करते हैं
तो आपके पास पूरे पूरे 5 महीने हैं, ठीक है, 5 महीने हैं और 3-4 दिन आप लीजिए, लेकिन 1 जनवरी से स्टार्ट कर लीजिए। आपको क्या करना है, 10 सब्जेक्ट हैं, अपने सब्जेक्ट को मेजर सब्जेक्ट को 1-1 महीना देना है, बाकी के सब्जेक्ट को 20-20 दिन देने हैं। मैं ये उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिन्होंने पहले कोचिंग नहीं ली है, जो अब स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रेशर है, 2020 में ही उनका LLB कंप्लीट हुआ है। ओके, तो आपको क्या करना है, और जिनकी तैयारी वो अपना करते रहे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे फॉर्म भरे होंगे, तो आपको इतना 1 महीना देने की जरूरत नहीं है, बट आपकी जैसी तैयारी है वैसी करते रहिए। तो हम बात कर लेते हैं आपको क्या करना है। मेजर सब्जेक्ट को 1 महीना देना है। ओके, मेंस में बिल्कुल समय नहीं मिलेगा आपको, मैं पहले ही कह देती हूँ, तो आपको मेंस अभी से साथ में लेकर चलना है। मान लीजिए आपने आईपीसी का आज एक टॉपिक स्टार्ट किया, आज आपने आईपीसी स्टार्ट की, आईपीसी के सेक्शन फर्स्ट डे आप 5 सेक्शन पढ़िए, अगले दिन आप थोड़ी स्पीड बढ़ा के 7 सेक्शन पढ़िए। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि यू रीड कर लिया, उन्हें समझिए, उनके क्वेश्चन लगाइए और उनके मेंस के क्वेश्चन जो बनते हैं वो स्टार्ट कीजिए इस तरह से, ठीक है। आपने आज 5 सेक्शन किए, कल 7 करिए, धीरे धीरे उसको 10 बढ़ाइए, है ना, इस तरह से करना है। पूरे 6 दिन आप पढ़ना है, लास्ट को जो 7 डे आएगा उसमें पूरे 6 दिन जितना भी पढ़ा है उसे कंप्लीट रिवाइज करना है, चेक करना है, आप बिना देखे कितना लिख सकते हैं, कितना याद कर सकते हैं। और आपने आज जो सेक्शन 1 to 5 या 1 to 10, 20 जितना भी पढ़ा है, उसमें से पिछले साल में जितने मेंस में क्वेश्चन बने हुए हैं आप उनको लिखिए और अपने लिखिए, और जो भी कोई आपके घर में बड़े हैं या आपके फ्रेंड्स हैं या कोई मैम है, सर है, कोचिंग में जाते हो, उनसे जरा चेक करवा लीजिए, ठीक है। इतना सा आपको करना है। तो इस तरह क्या होगा कि 1 महीने में आपका आईपीसी हुआ या जो भी सब्जेक्ट है बहुत बढ़िया तरीके से प्री के हिसाब से भी, मेंस के हिसाब से भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब आपको क्या करनी है, गाइड लेनी एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। ओके, गाइड किस तरह की होनी चाहिए आपके पास, गाइड कोशिश करना कि ऐसी गाइड मिले जिसमें सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन दिए हो। जैसे चैप्टर नंबर 1 है आईपीसी का, तो उससे जितने चाहे एक ही एमसीक्यू बन रहा है, बट वो चैप्टर वाइज उसका एमसीक्यू दिया हुआ है। इस तरह की गाइड मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। हमेशा एक फंडा याद रखना, पहले कंसेप्ट समझो, उसके बाद उसके एमसीक्यू लगाओ, परमानेंट फिट हो जाएगी चीज ब्रेन में। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि एमसीक्यू, वो एक घटना चक्र नाम की आती है, यहाँ तो मिलती नहीं है, मैंने कभी उसको देखा भी नहीं। तो घटना चक्र या कोई भी और मैगजीन या कोई भी और बुक ऐसी है जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो अगर आपने 100 क्वेश्चन भी कर लिए तो क्या गारंटी है कि उन 100 में से ही पेपर में आएगा? हो सकता है 101 नंबर का कोई क्वेश्चन पेपर बना दे। ये चीज होती है। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अगर आप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो भी मैं कहती हूँ दावे के साथ आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, लेकिन अगर आपने एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो उससे बनने वाले 100 तरह के क्वेश्चन आप टिक कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं। आपको ये इस तरह से आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा पढ़ना है, फिर उसके ऑब्जेक्टिव टिक करने हैं। और अब हम बात करते हैं जीएस की। मैं जीके समझाऊंगी नहीं, लेकिन इसकी महत्वता बताऊंगी क्या, कि हर स्टेट में कुछ ना कुछ एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, एक ऐसी चीज होती है जो अगर आपने जहां पर ढील डाली और वहीं पर आपकी क्या हुई, पतंग कट गई, ठीक है। मतलब इसका होता है कि वैकेंसी हाथ से निकल गई, ठीक है, अगले साल का इंतजार करो। मेन चीज क्या होती है, राजस्थान में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो लैंग्वेज में फोकस करना बहुत जरूरी है। अगर आपको एमपी में लेना है तो जीके बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। 20 नंबर की जीके हिला देती है, बच्चों का प्री क्लियर नहीं होता। तो यूपी में तो जीके कितने की आ रही है, 150 की, और वो भी विद नेगेटिव। अगर आपका जीके वीक है तो आप यूपी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने मन में ये सोच लिया कि मुझसे जीके नहीं होगी, मेरे बस की नहीं है, तो आप यूपी ट्राई भी मत करना। बिना जीके के यूपी नहीं निकलेगा, और अगर प्री निकल भी गया तो मेंस में लटक जाओ 100%, ठीक है। तो ये याद रखना, जीके तो करनी है, ये केन प्रकनी किसी भी तरह से करो, करनी पड़ेगी, ठीक है। जीके के लिए क्या करें, ओके, जीके के लिए आपको ये करना है, अगर सेल्फ कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। 2-3 बुक होती हैं, ल्यूसेंट या जो भी है मुझे नहीं पता, आप उनको ले लीजिए। बुक होती हैं ल्यूसेंट या जो भी है मुझे नहीं पता, आप उनको ले लीजिए। स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, जो लॉ में पढ़ना है स्टेप, ऐसा नहीं आज हिस्ट्री पढ़ी, कल को ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, परसों साइंस पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं आएगा ब्रेन में, ठीक है। हिस्ट्री को दीजिए कम से कम 15 से 20 दिन, पूरी हिस्ट्री पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, स्टार्टिंग करिए, पुराने काल से चलिए, फिर मेडिवल में आइए, फिर मॉडर्न हिस्ट्री में जाइए। शुरू में कुछ समझ में नहीं आएगा, स्पेशली वो बच्चे जिनका बैकग्राउंड साइंस से है, उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है हिस्ट्री पोर्शन, ठीक है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं आपको क्या करना है। इस तरह 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप जीएस करना है, ओके, कर लिया। जीएस भी करिए, ज्यादा आप एक काम करिए, 4 घंटे लॉ को फिक्स कीजिए, 4 घंटे जीएस को फिक्स करिए। उसके बाद 8 घंटे हो गए, शाम को 1 घंटा फटाफट क्विक रिवीजन। और पढ़ते समय आपको क्या करना है, लिखना जरूर है,
रफ कॉपी लाओ, 2-2 3-3 रजिस्टर ले आओ और उन्हें लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, बोल रहे हो जिस स्पीड से आप बोल रहे हो उस स्पीड से आपके हाथ चलने चाहिए। जितना लिखोगे उतना आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा। ये हमारा साइंटिफिक नियम होता है। हमारी 5 सेंसेस जो होती हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, जीभ, त्वचा, अगर आप जितनी ज्यादा सेंसेस को इन्वॉल्व करेंगे किसी वर्क में, वही चीज आपका परमानेंट फिट हो जाएगी सबकॉन्शियस माइंड में। आप पढ़िए, आंख देख रहे हैं, बोलिए, मुंह काम आ रहा है, बोलोगे वो सुनाई भी देगा, 3 चीज, और लिख रहे हो तो आपकी स्किन भी काम आ रही है। क्लियर? तो आपकी सारी सेंसेस उसमें लग रही हैं, काम आ रही है। और आप ऐसे लिखो, ये नहीं, काफी बच्चे ये बोलते हैं कि मैम हम लिखते हैं तो टाइम बहुत लगता है। नहीं, ऐसा नहीं लिखना है कि वो सबको समझ में आ जाए। फिर तो आपके क्या होगा, जितने रिवीजन उतने रजिस्टर के वो बन जाएंगे नोट्स, और वो सबको बांट दो। फिर नहीं, बांटना नहीं है। क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है कि आपकी राइटिंग आपको ही समझ में ना आए। ठीक है, इस तरह से लिखना है। फटाफट फटाफट पढ़ रहे हैं, ओके इन दिस सेक्शन दिस बोलते जाओ, लिखते जाओ, बोलते जाओ, लिखते जाओ। इतना फास्ट लिखना है सिर्फ इसलिए ताकि आपका इन्वॉल्वमेंट रहे। सिर्फ इतनी सी बात है। वो लिख दिया, लिखने के बाद शाम को जब आप उठा के देखो तो आपको खुद भी समझ में आए। जब आप लर्न कर रहे हो तब, नोट्स मेकिंग के टाइम पे मैं ये बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अब आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाने? सेक्शन 5 पढ़ो, 5 सेक्शन तक पढ़े, अच्छे से पढ़ो। अभी आपके पास समय है, बुक भी रेफर कर सकते हो। ये अभी उन स्टेट के बच्चों के लिए बात कर रही हूँ। स्पेशली इस वीडियो में यूपी तो है, लेकिन अगर कोई सीखना चाहे तो देखो कहीं से भी सीख सकता है। यूपी की वैकेंसी के लिए बात कर रही हूँ, झारखंड के लिए बच्चों के लिए बात कर रही हूँ, और यूपी के लिए बच्चों की बात कर रही हूँ जिनकी अभी वैकेंसी नोटिफाई नहीं हुई है। एमपी के लिए नहीं चलेगा ये फंडा यहाँ पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपने सेक्शन पढ़े, उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स बनाओ, जिससे क्या होगा, आपके पास एट लास्ट में 10 पेज में, 20 पेज में पूरे की पूरी सीआरपीसी, सीपीसी ऐसी आ जाएगी, जो आप एक दिन में पूरा पूरा रिवीजन कर सकते हो उस कोर्स का। क्योंकि लास्ट मोमेंट में आपके बुक्स, मैं बताऊं बच्चों के साथ क्या गड़बड़ होती है। अभी बिहार में कितना हो रहा था, मैम बेयरएक्स पढ़े, आपके नोट्स पढ़े, घटना चक्र लगाएं, परीक्षा मंत्र लगाएं, क्या पढ़े, समझ गए? तो ये आपको लास्ट मोमेंट में ऐसा नहीं करना है। स्लो एंड स्टडी विल विन द रेस, सुनिए ना कहावत। तो इसलिए जो कछुए की तरह धीरे 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 चलेगा वही मंजिल तक पहुंचेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया प्री का कैसे पढ़ना है। मेंस उसी में तैयार हो रहा है आपका। और ये लिख लिख के अपनी उंगलियां तोड़ दो। इतना लिखो, लिख लिख के उंगलियां तोड़ दो, वरना इन्हीं उंगलियों से आंसू पोंछने पड़ जाएंगे। ओके, अब आपको इतना मैटर लिख के रख दिया। लिखने के बाद क्या होता है कि इसको लर्न करना है। लर्न करने में ध्यान, तो आपका लिखने वाला फंडा जो है कम हो जाएगा। बार बार लास्ट मोमेंट में आप पैनिक नहीं करोगे। अब कुछ लोग यहाँ पर ज्ञान बांटते हैं और मुझसे ये कहते हैं कि अगर आपने लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करी मेंस में तो गड़बड़ हो जाएगा, लर्न करने से काम नहीं चलेगा। तो मैं उनसे ये पूछती हूँ ओपनली, एक बात बताइए, अगर कोई चीज यहाँ पर फीड नहीं होगी, कोई चीज आपके ब्रेन में नहीं होगी, तो आप कैसे लिख लोगे उसको एग्जाम में? लर्न करना इज इक्वली इंपॉर्टेंट राइटिंग। ओके, लर्निंग भी जरूरी है, राइटिंग भी जरूरी है। दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू हैं। इनके बिना सिलेक्शन या मेंस कहें इम्पॉसिबल है, अधूरा है। ठीक है, बात करते हैं हम प्रैक्टिकल इस चीज को एग्जाम्पल से ले। इस वीडियो को जो देख रहा है, जो भी तैयारी कर रहा है, वो मैं मान के चलती हूँ 21 का तो है ही कम से कम। ठीक है, आप 21 साल की उम्र में हैं, आपने बहुत चीजें देखी होंगी, बहुत होर्डिंग्स, पैम्पलेट्स, टीवी सीरियल सब कुछ देखा होगा। ओपनली चैलेंज करती हूँ, एक शब्द हिंदी या इंग्लिश में, आपकी लोकल लैंग्वेज में, एक शब्द आप ऐसा बोल भी सकते हो, लिखना तो दूर की बात है, बोल भी सकते हो, जो आज तक ना देखा हो, ना सुना हो, ना पढ़ा हो। नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे ब्रेन में वही चीज आती है जो हमने देखी हुई है। तो अगर आपने अपना आंसर पहले से लिखा हुआ है, उसे लर्न किया हुआ है, और वही आंसर आपके मेंस में आ गया, तो बहुत अच्छे से आप फटाफट, समय ही नहीं लगेगा, विद इन 10 मिनट्स 5 मिनट्स आप इजीली उसे लिख सकते हैं, फटाफट प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपका आंसर पहले से तैयार नहीं है, कॉन्सेप्ट तैयार नहीं है, तो आप वो आप थोड़ा समझ तो लेंगे क्या है वॉइडेबल डिक्री या वॉइड डिक्री में अंतर क्या है, ठीक है, समझ लिया। लेकिन जब आप उसको आंसर लिखने में आएंगे, आप वो क्वेश्चन छोड़ते बनेगा नहीं। मेंस का सवाल है, 10 नंबर का है। अब आप क्या करेंगे, उसे अटेम्प्ट करना कोशिश करेंगे। अटेम्प्ट करने की जैसे ही आपने कोशिश की तो आप सोचना स्टार्ट करेंगे, सोचने में लगेगा समय, और समय लगते ही क्या हुआ, आपके जो मेंस के 3 घंटे वहां से समय डिडक्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको पेपर दिखाऊंगी, मैं मेंस का पेपर भी लेकर आई हूँ, कितना लेंथी होता है। यूपी की स्पेसिफिकली बात करें तो वहां पे समय नहीं है। चलिए, ये आपका आई थिंक डाउट क्लियर। प्री की तैयारी कैसे करें, साइमल्टेनियसली मेंस कैसे तैयार हो रहा है, इंटरव्यू इन दोनों में कवर हो जाएगा। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न, मेंस की बात कर लेते हैं। यूपी के लिए मेंस में क्या है, देखिए, तो मैं आपके लिए पेपर लेकर आई हूँ। ये सभी मेंस के पेपर्स हैं, ठीक है, ये सभी मेंस के पेपर है।
टोटल 5 पेपर होते हैं, एक पेपर 200 नंबर का होता है, टोटल कितना हुआ 1000 नंबर का आपका मेंस होता है। जनरली ये मान के चलते हैं कि 550 या 500 नंबर आप ले आते हैं तो आपका मेंस क्लियर हो जाएगा, इंटरव्यू कॉल हो जाएगी। बट सिर्फ इंटरव्यू तक जाना थोड़ी, हमें फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा 590, 580 या 600 जितने भी हो सकते हैं आप उतना मेंस में स्कोर करिए। पूरा सिलेक्शन डिपेंड करता है आपके मेंस के ऊपर। चलिए, सबसे पहले मेंस में हम जो पेपर देखते हैं, मेंस में पेपर आता है आपका जीएस का। सबसे पहले जीएस का पेपर आएगा, 200 नंबर का, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भेदभाव नहीं है। जीएस का पेपर होगा, जीएस का पेपर अगर खराब हो जाए तो भाग मत आना वहां मेंस से। कई बच्चे ऐसे होते हैं वो भागने की कोशिश कर रहे थे, मैम हमारा खराब हो गया वापस से, नहीं नहीं नहीं, दो, पता नहीं कब कहाँ सिलेक्शन हो जाए। सबसे पहले आपका जीएस का पेपर होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। इस तरह की पेपर आपकी आंसर की कॉपी में अटैच होता है, ठीक है, आंसर कॉपी में अटैच होता है। आंसर लिखने के बाद आप इसे अलग कर लेते हैं और ये आप घर ला सकते हैं और कॉपी वहां सबमिट कर लेते हैं। यूपी में ऐसा होता है, कई स्टेट में क्वेश्चन और आंसर शीट में ही होता है, जैसे आरजेएस में तो वहां पेपर नहीं मिलता, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके 50 मार्क्स की तो आएगी क्या, कॉन्स्टिट्यूशन आता है जीके वाले पेपर में, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। तो आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपने लॉ में तैयार किया है तो आपका वहां भी तैयार हो जाएगा, जीएस में भी अच्छा कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जो मीडियम आपका हो आप उसमें आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेपर जो होगा वो होगा आपका लैंग्वेज पेपर, 200 नंबर का सिंपल लैंग्वेज पेपर है। लैंग्वेज पेपर में पहला ऐसे आएगा, 500 शब्दों में ऐसे लिखना है। कोई भी 3 टॉपिक दिए होंगे, उनमें से एक टॉपिक आपको लिखना है। ऐसे क्या है, राइटिंग और पूरा एक लैंग्वेज आर्ट का हिस्सा है, एक दिन में नहीं आती, अभी से तैयारी स्टार्ट करो, ठीक है, अभी से पढ़ो। एक ऐसे आएगा 60 मार्क्स का 500 वर्ड्स में, फिर आएगी प्रेसे समरी जिसे कहते हैं, उसके बाद आएगा ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश और फिर आएगा इंग्लिश टू हिंदी। अभी ये पिछले साल तक का पैटर्न है, अगर नोटिफिकेशन आने के बाद कोई चेंज होता है तो वो आप सबके सामने आ जाएगा, लेकिन फिर भी इनमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो वेस्ट हो जाए। अच्छा है, तैयारी कर लेंगे तो हर जगह काम आएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अब 2 पेपर तो ये हो गए, फिर क्या बचा, 3 पेपर लॉ के। तीनों पेपर लॉ के होंगे। पहला जो होगा वो होगा आपका सब्सटैंटिव लॉ, दूसरा होगा प्रोसीजरल लॉ और तीसरा होगा पीनल एंड रेवेन्यू लॉ, ठीक है। पहला जो सब्सटैंटिव है उसमें आपके कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, हिंदू मुस्लिम, ये छोटे मोटे टॉर्ट, ईजमेंट, पार्टनरशिप सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। वही 200 मार्क्स का है। बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके 3 पार्ट या 4 पार्ट ए बी सी डी दिया होगा, वो आपको पूरा अटेम्प्ट करना है। वो आपको मेंस जब हम डिटेल में बात करेंगे या मेरे बैच में होंगे तो हम समझाएंगे अच्छे से, ठीक है, किस तरह से तैयार करना है। तो ये हुआ सब्सटैंटिव लॉ। उसके बाद होगा आपका प्रोसीजरल लॉ, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंट आ जाता है, इसमें है आपके एविडेंस, सीआरपीसी, सीपीसी, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसमें आएगा ड्राफ्टिंग का एक हिस्सा। प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट लिखवा सकते हैं, ऑर्डर राइटिंग लिखवा सकते हैं, जजमेंट लिखवा सकते हैं, ठीक है। प्रिपेयर रहना है हर चीज के लिए, ये नहीं कि पिछले साल का पेपर देखा प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट में आ रहा है हम वही तैयार करके चले गए और आ गया जजमेंट। 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर का नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ी बात होती है 20 नंबर। दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी इंग्लिश, आप जिसे चाहे उसे तैयार कर सकते हैं। बाकी का पेपर एविडेंस और उसका रहेगा ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। ड्राफ्टिंग पे बहुत ध्यान दे लेना, एमपी पूरा बेस्ड ड्राफ्टिंग में, छत्तीसगढ़ का तो मेंस होते हैं ड्राफ्टिंग में। आरजेएस में बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग आती है, 2-2 जजमेंट आते हैं लिखने के लिए, एक जजमेंट में बहुत टाइम लग जाता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस नहीं करी तो गड़बड़ घोटाले हो जाने हैं। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पेपर जो कि है पीनल एंड रेवेन्यू लॉ, पीनल रेवेन्यू एंड लोकल लॉज। इसके अंदर आपके पंचायत, म्युनिसिपैलिटी और कंट्रोल एक्ट और रेंट से रिलेटेड जितने भी लोकल एक्ट हैं वो आपके 6-7 लोकल एक्ट आते हैं, प्लस 50 मार्क्स की आईपीसी आती है। तो ये आपका हुआ टोटल मेंस। अब आपको क्या है पता है, आपको प्री के बाद मेंस में बिल्कुल समय नहीं मिलने वाला है, तो आपको क्या करना है, मेंस की अभी से तैयारी करनी है, वो रजिस्टर भर के रख लेना है और फिर उसके बाद प्रैक्टिस 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 करनी है। ड्राफ्टिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, सिर्फ प्लांट और रिटर्न स्टेटमेंट तक मत रहिएगा, ऑर्डर राइटिंग भी सीखिए, चार्ज फ्रेमिंग भी सीखिए और जजमेंट राइटिंग भी सीखिए, ठीक है। ये हुई बात प्री और मेंस की। इसके बाद क्या होता है, गाइड के बारे में बात करते हैं, तो मैं ओपनली यहाँ नहीं बता सकती कि कौन सी गाइड लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। हाँ, एमसीक्यू के लिए, पैटर्न के लिए मैंने बता दिया है। बाकी आपको अच्छा लगता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या पर्सनली भी पूछ सकते हैं कि कौन सी गाइड लेनी चाहिए या कौन सी गाइड नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। और हम एक और अच्छी बात बता देती हूँ कि इस बार भी अगर पिछले 2-3 साल का मैं पैटर्न देखूं, एग्जाम का कब हुआ था, एग्जाम कब नहीं हुआ था, तो आप ये मान के चलिए सितंबर मान लीजिए आप सेफ है, सितंबर तक आपका एग्जाम प्री
हो, उससे पहले मुझे नहीं लगता होगा। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे कहते हैं तो मैं बोल देती हूँ कि ठीक है मई, आप मेंटली प्रिपेयर रहिए मई के लिए, क्योंकि आपके ऊपर जब प्रेशर रहेगा तो आप अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब वो कोचिंग के लिए भागेंगे, फिर ज्वाइन करेंगे या जो भी है, तो उससे काम नहीं चलेगा। अभी 5 दिन है नए साल के लिए, 5 दिन आप सोचो, अपने मैटर को इकट्ठा करो, खुद से पढ़ने की कोशिश करो, नहीं हो पाता तो किसी कोचिंग को या किसी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और लग जाओ। 1 तारीख से लग जाना है, ठीक है। ये नहीं करना है कि अप्रैल आया, नोटिफिकेशन आया और फिर कोचिंग के लिए भाग रहे। सबसे बेस्ट तैयारी होती है नोटिफिकेशन आया उस तक आपका सिलेबस पूरा हो जाए, नोटिफिकेशन के बाद आपको कुछ नहीं करना, कामली बैठना है और अच्छे से आपकी प्री की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सैटरडे संडे जजमेंट भी लिख रहे हैं, सब अच्छे से कर रहे हैं। प्रैक्टिस लाइक अ डेविल एंड प्ले लाइक एन एंजल। आपको डेविल की तरह, बिल्कुल भूत की तरह लग जाना है। लेकिन जब वहाँ एग्जाम में पैटर्न की बात करते हैं, जब एग्जाम में तो काफी बच्चे ओएमआर में गलती कर देते हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि आपको कैसे ओएमआर का भी एक साइंटिफिक तरीका होता है भरने का। जो हम बार बार यूं देख के यूं देख के यूं देख के गोले भरते हैं ना, उसमें डेफिनेटली गलत होता ही होता है, क्योंकि हमारा विजन थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी मोटी मोटी बात। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इससे कुछ तो थोड़ा सा सीखा ही होगा कि मुझे यूपी के लिए स्पेसिफिकली क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर कोई भी मुझसे पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में करके बात कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि क्या मैं एक दिन लाइव आऊं और आप सब मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं और हम कोशिश करेंगे, सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी तरह मैं लाइव आ सकूं। ठीक है, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं, न्यू ईयर के लिए आप सभी को अभी से हैप्पी न्यू ईयर, विश यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।